Hello friends, this is C. Amit Kumar. Good morning, good evening, good afternoon. We are going to discuss today the Indian economy. Indian economy हमारा एक सिलेबस है 12th के इकोनॉमिक्स टॉपिक का. इनिशियली ये 11th का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये सिलेबस में 12th में है. इंडियन इकोनॉमी को समझने के पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आज रन कर रही है. नॉट ओनली टुडे बट अर्लियर फ्रॉम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ एट 1947, तब से लेके अब तक इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन रही, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आते रहे, ये हमें आज डिस्कस करना है. अगर हम पास्ट को नहीं जानेंगे और किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, अगर वो नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी अपने इकोनॉमी की या प्रेजेंट कंडीशन या क्या होगी या होनी चाहिए वो हम समझ नहीं पाएंगे. तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि देश के आज़ादी के वक्त हमारी हालात क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री की क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत सारी समस्याएं थी. कई लोगों का कहना है, लोग कहते थे या कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूट लिया, इस वजह से इंडिया गरीब हो गया. माय क्वेश्चन इज़ दैट कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को कैसे लूटा? क्या हमारे यहाँ से जो धन संपत्ति है उसे उठा के विदेश में ले गए? क्या ये तरीका था लूटने का? मैं कहता हूँ नहीं. ये असल में बाकी जो मुगल लुटेरे थे या दूसरे लुटेरे थे, ये काम उन्होंने किया था. अंग्रेज़ों ने इस तरीके से नहीं लूटी. तो फिर कैसे लूटा अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे और आपको मालूम है कि अंग्रेज़ लगभग 15वीं सदी के लास्ट में इंडिया में आ गए थे और आपको मालूम है वो बिजनेस करने आते थे. अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का मेन रीज़न था यहाँ पे आके पैसे कमाना और पैसे कमाने के बाद अपने कंट्री वापस जाना. इंडिया में वो इसलिए रुक पाए क्योंकि इंडिया में जो भी रूलर्स थे, जितने भी शासक थे उस वक्त, राजा थे, वो बिखरे हुए थे, बहुत ही कमज़ोर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के व्यापार में अवरोध डाला क्योंकि अंग्रेज़ अपनी मनमानी करने लग गए थे. वो एक अलग कहानी है, वो हिस्ट्री का पार्ट है. लेकिन मैं जब बात करूँगा कि देश में 1757 में आखिरी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद तय हो गया कि इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन होगा. अर्थात 1757 से लेकर 1947 तक 190 साल के पीरियड में ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो इंडिया पे शासन किया उन्होंने और पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया. उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट वो बात की बात है कि उसका क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ. लेकिन जब कोई शासक होता है तो यहाँ पे सभी नियम, सभी व्यवस्थाएं वही बनाता है. तो यहाँ पे अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज शासक थे और यहाँ पे नियम और व्यवस्था बनाने वाले लोग थे. यानी इंडिया में अंग्रेज ही कानून बनाते थे और सब लोगों को पालन करना पड़ता था. यानी जैसे हमारी आज की सरकार है उस तरह अंग्रेजी सरकार थी. अब अंग्रेजी सरकार ने कुछ इस तरह के नियम बनाए, कुछ इस तरह के कानून बनाए जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं अर्थात अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ. आपने सुना होगा कि नील की खेती उन्होंने ज़बरदस्ती इंडिया में करवाई और जो लोग नील की खेती नहीं करते थे उन्हें ज़्यादा लगान देना पड़ता था, जो नील की खेती करते थे उन्हें कम या नहीं लगान देना पड़ता था. लेकिन नील की खेती में ज़मीन बंजर हो जाया करते थे. सबसे बड़ी समस्या नील की खेती में ये थी कि अगर नील की खेती एक बार कर ली तो दोबारा उस पर किसी अन्य चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता. इसी तरह अफीम की बात थी. अगर मैं बात करूँ नील की खेती की, नील की खेती अंग्रेज़ों ने वो मेनली स्टार्ट था, मतलब मेनली उसकी खेती होती थी बिहार से. उसका मकसद था कि जो नील वो इस्तेमाल करते थे कपड़े के प्रोडक्शन में करते थे, कपड़े के कलरिंग में, डाइंग में नील का इस्तेमाल होता था. ब्रिटिशर्स नील यहाँ से उत्पादन करते थे और इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ पे उस नील को इस्तेमाल करते थे अपने प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक या उनको डाइंग और कलरिंग में. इंडिया से जब वो नील की खेती नील ले जाते थे तो उसके बाद नॉट ओनली नील, साथ में वो कपास यानी कॉटन, उसके अलावा अफीम, वो सब कुछ इंडिया से प्रोडक्शन कराते थे. इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते, इंग्लैंड में ले जाते, उन्हें तैयार करते और वापस माल ला के यहाँ पर बेचते. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता था, बट ज़्यादातर हिस्सा वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके वापस यहीं बेच देते थे. तो आप कहोगे इसमें इंडिया का नुकसान कहाँ है? इंडिया से खरीदते थे, इंडिया में बेचते थे तो बिजनेस हो गया, नुकसान क्या है? इस बात को समझने के पहले अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर कोई चीज़ आप एक रॉ मटेरियल खरीदते हो 50 रुपये किलो
और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो तैयार माल में और उसे बेच देते हो 500 रुपये किलो, तो 450 रुपये का जो इनकम है वो उन लोगों के हाथ में जाएगा जो या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो लोग जो प्रोडक्शन में सम्मिलित हैं, काम करने के लिए एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको लोगों के हाथ में जाएगा। यानी किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का सबसे मूल मंत्र है कि वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन और इंडस्ट्री का चलना। इंडस्ट्री जब चलाई जाती है तो वहाँ से लोगों को इनकम जनरेट होता है। अगर एक फैक्ट्री लगती है, एक इंडस्ट्री डेवलप होता है तो उससे वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और उसके अलावा उस कंपनी का जो ओनर है, जो मालिक है, उन लोगों को प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, इससे यही इतना ही फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो उस टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, सड़कें, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट करती है। अर्थात यहाँ से उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, बहुत सस्ते प्राइस पे खरीदा। क्यों खरीदा सस्ते प्राइस पे? क्योंकि अकेले वही खरीदने वाले थे, कोई और था ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं थी या ना के बराबर थी, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री थी जो बहुत स्मॉल स्केल पे इंडिया में प्रोडक्शन होता था। इस कॉटेज इंडस्ट्री में दिक्कत ये थी कि वो मशीनों से काम नहीं, हाथों से काम करते थे। अंग्रेजों ने मशीनों से काम शुरू किया और मशीनों से काम करने की वजह से उनके पास बल्क प्रोडक्शन होता था। इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, सस्ता खरीदा, क्योंकि जितना उत्पादन होता था उसके सबसे बड़े खरीदार वही ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, और कोई नहीं था। तो ऑब्वियस बात है, जब खरीदार आपके पास एक होगा तो वो अपनी कीमत देगा, आपकी कीमत नहीं देगा आपको। दूसरी सिचुएशन में वहाँ से जब वो तैयार माल करते थे, माल का मतलब यहाँ पे कपड़ा है, तो वो वापस इंडिया में लाकर बेचते थे। इंडिया में जब कपड़े लाके बेचा जाता था तो इससे क्या होता था कि इंडिया के लोगों को की ज़रूरतें पूरी होती थी, लेकिन वो बड़े ऊंचे कीमत पर यहाँ बेचते थे, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर या सबसे बड़े इंपोर्टर वही थे। यानी अंग्रेजी सरकार थी या फिर अंग्रेजी बिजनेसमैन थे। कुल मिला के व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ से कच्चा माल खरीदना, ऊंचे माल पे यहाँ पर ऊंचे कीमतों पे यहाँ पे उसी वस्तु को तैयार करके बेचना। उन्होंने नीति ऐसी बनाई थी कि इंडिया से अगर वो विदेश माल ले जाएंगे और वहाँ से वापस इंडिया में माल बेचेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा या ना के बराबर टैक्स होगा। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई बिजनेसमैन इंडिया में ही फैक्ट्री खोलता है और इंडिया में ही माल तैयार करके बेचता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स था। तो स्वाभाविक रूप से उनका सामान सस्ता पड़ रहा था और इंडियन बिजनेसमैन अगर कोई काम करते तो उनका सामान महंगा पड़ता। तो इस वजह से अंग्रेज़ों का सामान इंडिया में बिक रहा था। इसके अलावा मैं एक और चीज़ साथ में ऐड करना चाहूँगा। आपने पढ़ा है हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको मालूम होगा औद्योगिक क्रांति भी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इसका मतलब होता है कि मशीनों की खोज और बड़े पैमाने पे उद्योग का लगना, फैक्ट्रियों का लगना। मैं इस बात को भी कोरिलेट करना चाहूँगा, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में बहुत सारी मशीनों का इवोल्यूशन हुआ। इंग्लैंड में बहुत सारी चीज़ों को अगर मशीनों को बनाया गया और उसके साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनाई गई। इन सब चीज़ों को बनाने के बाद, फैक्ट्रियों को बनाने के बाद उनके पास अब रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी और जो माल वो बनाते थे उसको बेचने के लिए बाजार की कमी पड़ने लगी। जो इंग्लैंड में फैक्ट्रियाँ लगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंग्लैंड में फैक्ट्रियाँ लगी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं था कि उन फैक्ट्रियों के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध हो पाए। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, अपने गुलाम देशों से जो उपनिवेश थे उनके, कॉलोनीज कहते हैं इंग्लिश में, अपने कॉलोनीज से चीज़ों को इंपोर्ट करना शुरू किया, मंगाना शुरू किया, और जहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती थी ज़बरदस्ती या इस तरह से नियम बनाए कि वहाँ से वो चीज़ों को खरीदें। जैसे इंडिया में नील और कपास की प्रोडक्शन करवाई उन्होंने और उसे इंग्लैंड ले गए। इससे उनका रॉ मटेरियल की ज़रूरत पूरी हो गई। बट दूसरी समस्या थी कि उन फैक्ट्रियों में जब माल तैयार होगा, सामान तैयार होगा, तो वो सामान जाएगा कहाँ पे? कहीं तो बिकेगा। तो उन्हें उसके लिए बाजार चाहिए था। इंग्लैंड में इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी कि वो उस बड़े मार्केट में अपने सारे प्रोडक्शन को यूज़ कर पाए। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन था? उन्होंने उन गुड्स को देश दुनिया भर के जितने भी उपनिवेश थे वहाँ पर भेजा। इसके साथ आपको ये भी सुना होगा कि इंग्लैंड यानी अंग्रेज, इतना बड़ा उनका शासनकाल था कि उनके शासनकाल में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उनका इतना बड़ा शासनकाल था
कि कहीं पे अगर दिन होता तो वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था और कहीं रात होती वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था। अर्थात उनके शासनकाल में कहीं ना कहीं दिन जरूर होता था, इतना बड़ा शासनकाल था। तो उनके पास बहुत सारे गुलाम कंट्रीज थे, उसकी अलग एक अपनी स्टोरी है कि वो क्यों गुलाम थे और कितने थे। अब अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति बनाई कि अपने उपनिवेशों के साथ अपने जितने भी उनके पास गुलाम कंट्रीज थे वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाने की कोशिश की और तैयार माल वापस बेचने की कोशिश की। इसकी माध्यम से, इसकी वजह से इंडिया में नुकसान हुआ और अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फैक्ट्रियाँ लगती है, तो वही देश सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एट द टाइम ऑफ 1980 और 1970 इंडिया और चाइना लगभग एक ग्रोथ से बढ़ रहे थे, एक स्पीड से ग्रो कर रहे थे दोनों कंट्रीज। लेकिन 1970 के बाद, 1980 के बाद चाइना ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि आज दुनिया का एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और ये ड्यू टू है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। वहाँ पे बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लगी, आज दुनिया भर की फैक्ट्री कही जाती है चाइना। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज की ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ यही है, बट बहुत बड़ा एरिया है। अंग्रेजों ने इसी को चुना और अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, इंडिया से रॉ मटेरियल लिया और इंडिया में वापस कच्चा माल तैयार माल करके ऊंचे कीमतों पर बेचा। इन सभी प्रोसेस में ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, अर्थात इंडियन लोगों के पैसे घटते चले गए, इंडिया लोग गरीब होते इंडियन चले गए और अंग्रेज अमीर होते चले गए। दीज आर द प्रोसेस कि अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा था। इस तरह से उन्होंने नियम और नीति बनाई थी। इसके साथ मैं एक और एग्जांपल ऐड करूंगा अफीम की खेती के साथ। अफीम की खेती इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, आर्थिक नीति थी। दरअसल चीन से अंग्रेजों को चीनी मिट्टी के बर्तन इंपोर्ट करने पड़ते थे। अंग्रेजों को के इंग्लैंड में बहुत बड़ी क्वांटिटी में डिमांड थी चीनी मिट्टी की। अब दिक्कत ये था कि जब वो चीनी मिट्टी चीन से खरीदते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन आई में जब चीन से खरीदते थे चीनी मिट्टी के बर्तन, तो उसमें क्या होता था, उसके बदले उन्हें गोल्ड देना पड़ता था। अंग्रेजों को लग रहा था कि मिट्टी खरीद रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं और गोल्ड दे रहे हैं। इससे उन्हें महसूस हुआ कि इंडिया में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इंग्लैंड को। उन्होंने इसका रास्ता ढूंढा। क्या रास्ता ढूंढा? उन्होंने ये तरीका अपनाया कि इंडिया में जबरदस्ती उन्होंने अफीम की प्रोडक्शन करवाई और चीन में चोरी छुपे अफीम सप्लाई करना शुरू किया नशे के लिए। लोगों को जानबूझ के चोरी छिपे नशे की आदी बना दिया। कभी भी ये चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहती थी उस वक्त की, लेकिन इन्होंने जानबूझ के स्मगलिंग करवाई इंडिया से चीन में अफीम की। इससे क्या हुआ, अब वो अफीम देते और चीनी मिट्टी के बर्तन लेते, उनका सोना बच गया, उनका अपना मनी बच गया। इस तरह की पॉलिसी थी। इंडिया में अफीम की खेती वो करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, जिसमें इंडियन फार्मर्स का नुकसान था, बट ओनली बेनिफिट था ब्रिटिशर्स का। तो ये कुल ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक नीति थी अंग्रेजों की, जो इंडिया को नीचे ले जा रहा था और इंग्लैंड को ऊपर ले जा रहा था। ऑब्वियस बात है, वो अपने देश की भलाई के बारे में सोच रहे थे। तो अभी मैंने ये डिस्कस किया कि किस वजह से इंडिया गरीब था इन द ड्यूरेशन ऑफ होल ब्रिटिशर्स रूल टिल द 1947। 1947 में अब मैं बात करना चाहूँगा इंडिया के क्या हालात थे, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, उस वक्त देश की परिस्थिति क्या थी, ये समझना पड़ेगा। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत उम्र लगभग 33 से 36 ईयर था। मतलब एक आदमी की औसत उम्र 33 से 36 साल के बीच में होती थी। ये एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। अलग अलग बुक्स या ऑथर्स इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू मान सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट इतना ही है। अप्रॉक्सीमेट यू कैन से दैट 35 ईयर। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है औसतन एक आदमी 35 साल ही जी पाता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं था कि तब लोग सारे लोग 35 साल में उनकी डेथ हो जाती थी। इसका मतलब ये था कि कुछ लोग तो 100 साल तक जीते होंगे, बट बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती थी क्योंकि इलाज की सुविधाएं नहीं थी। मैं इनडायरेक्टली इस बात पे इशारा करना चाह रहा हूँ कि इंडिया में
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बड़ी ख़राब थी। इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी थी, इंडिया में डॉक्टर्स एंड नर्सेस की कमी थी, और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स तक पहुंचने वाले जो रास्ते थे उन रास्तों की भी कमी थी। तो जब लोग अगर बीमार होते थे तो पहुंच ही नहीं पाते थे वहां तक, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी मैं और मुद्दों पे बात करूंगा, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, ये मैं बात करना चाहूँगा। तो एक पॉइंट है, इंडिया में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारे देश में जब कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों की शासनकाल थी या उसके बाद का कुछ समय, अगर मैं कहूं कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम स्पीड से चल रहा था, ग्रोथ का स्पीड बहुत ही कम था। इसके कारण मैंने बताया क्यों कम स्पीड थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीति ऐसी थी। कुछ और बातें करना चाहूँगा कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी नीचे आई और अंग्रेजों की नीति ने कैसे काम किया। ये बातें आपके सिलेबस में है, आपको समझना चाहिए। नंबर 1, इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें। इंडिया की इतनी अच्छी क्वालिटी कपड़ों की, बर्तनों की, वस्तुएं की, जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, वो दुनिया की सबसे समृद्ध और सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। नॉट ओनली दीज गुड्स, इंडिया में मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो इंडिया के बड़े अच्छे क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाती थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज इंडिया में आए, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को एक तरह से ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? उन्होंने एक नीति बनाई, नियम बनाया हैंडीक्राफ्ट पे। उन्होंने मशीनों से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके घर में आपकी मदर हाथ से स्वेटर बनाती हैं और एक आदमी मशीन से स्वेटर बनाता है, एक व्यक्ति हाथ से स्वेटर बनाता है, वो ज़्यादा वक्त लेगा, इसलिए ज़्यादा मेहनताना भी, मजदूरी भी लेगा, इसलिए स्वेटर महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर वही स्वेटर मशीन से बनाया जाएगा तो मशीन बहुत तेज़ी से काम करेगा और उसमें उतनी मजदूरी नहीं लगेगी, तो वो सस्ती रहेगी। अर्थात कभी भी अगर हम कंपैरिजन करें हाथ से और मशीन से, तो हमेशा मशीन जीतेगा। इंडियन इकोनॉमी में अंग्रेजों ने मशीन और हाथ का कंपैरिजन स्टार्ट करवा दिया, अर्थात इंग्लैंड से जो चीज़ें मशीनों से बनती इंडिया में ला के बेचने लग गए। अब कंपैरिजन होने लग गया कि इंडिया में जो चीज़ें हाथों से बन रही हैं और उनकी प्राइजेस का ब्रिटिश प्राइस से, अंग्रेजों की वस्तुओं की प्राइस से जो मशीनों से बनती थी, स्वाभाविक रूप से मशीनों ने ही जीतना था। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊंगा। इंग्लैंड में जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उसके पहले राजा महाराजा होते थे। जब अंग्रेज यहाँ आए उसके पहले राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजाओं के आपने ड्रेस देखा है टीवी में, कम से कम उनके ड्रेस में बहुत बड़ी कारीगरी होती थी, सिल्क का इस्तेमाल होता था, बनाने में बहुत वक्त लगता था और इसमें बहुत से लोगों को अच्छा रोजगार मिला हुआ था। क्यों लोगों को रोजगार मिला हुआ था? क्योंकि उस वक्त के हीरो राजा महाराजा थे, लोग उसको कॉपी करना चाहते थे, लोग भी उस तरह के कपड़े खरीदते थे चोरी छुपे। राजा महाराजा और उनके परिवार तो खरीदते ही थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तब हीरो बदल गए। अब हीरो कौन हो गया? अंग्रेज हो गया। यानी राजा महाराजाओं की जो विरासत थी, समय था, वो एक तरह से खत्म हो गया और नए हीरो आ गए, नई विरासत आ गई अंग्रेजों की। तो धीरे धीरे वो कारीगरी वाला जो समय था वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया। यानी इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस खत्म हो गया। पहला रीजन मैंने बताया मैन वर्सेस मशीन। दूसरा रीजन मैंने बताया कि जब नए ट्रेडिशन, नई परंपराएं, नई व्यवस्थाएं डेवलप हुई तो पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे टूटने लग गई और हमारी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस काफ़ी खराब हो गया। अब मैं देश की अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। नंबर 1, स्टैग्नेंट इकोनॉमी